नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी बिरी। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्रीय सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा हम जनमत में करने वाले हैं वो इस मायने में बहुत विशेष है कि लगातार दशकों से सुदर्शन न्यूज घुसपैठियों पर प्रहार की बात करता रहा है। और यही वजह रही कि लगातार जब हमने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता अखंडता के लिए इन घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी है, तो सरकार ने भी इस बात को जाना समझा। और यही वजह रही कि एक ऐसी विशेष प्रक्रिया जिसका प्रावधान हमारे संविधान में है, उस प्रावधान की शुरुआत होती है, यानी SIR। वही SIR अब उत्तराखंड में भी घुसपैठियों के लिए काल बन रहा है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR अभियान केवल एक प्रशासनिक कवायद तक नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसांख्यिकी, सीमावर्ती राज्यों की संवेदनशीलता और लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ी बड़ी बहस का केंद्र बन गया है। हमने आपको एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार ऐसी घटनाएं दिखाई जिनमें उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता को किस तरीके से इन घुसपैठियों ने अपवित्र करने की कोशिश की है, किस तरीके से उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक ये घुसपैठिए आधार बने हैं। और ऐसे में इन घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करना बेहद जरूरी है। और इसीलिए SIR की जब प्रक्रिया की शुरुआत हुई तो सबसे ज्यादा वो तिलमिलाए जिनका वोट बैंक ये घुसपैठिए हैं। अब क्योंकि मतदाता सूची को पारदर्शी करना है, त्रुटि रहित और प्रमाणिक बनाने के उद्देश्य को पूरा करना है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने की जब शुरुआत हुई तो इस प्रक्रिया ने एक और फर्जी दस्तावेजों और संदिग्ध प्रविष्टियों पर सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस भी छिड़ती है। लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव मतदाता सूची होती है, और यदि उसमें अपात्र प्रविष्टियां शामिल हो या पात्र नागरिकों के नाम छूट जाएं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इसलिए SIR जैसी प्रक्रिया का उद्देश्य जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक इसका निष्पक्ष और कानून सम्मत संचालन भी है। अभी तक SIR के पहले चरण की अगर बात करें तो अब तक 19 लाख से ज्यादा, सटीक आंकड़ों की बात करें तो 19.04 लाख मतदाता प्रविष्टियों में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई, और इसीलिए 19 लाख लोगों को नोटिस भेजा गया है। इनमें माता पिता और बच्चों की उम्र में कहीं असामान्य अंतर है, विवाहित महिलाओं के सरनेम में असंगति पाई गई है, एक ही पते पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के पंजीकरण है, और अन्य दस्तावेजी त्रुटियां भी शामिल है। कईयों के पास तो वैध दस्तावेज भी नहीं है, और इसीलिए ऐसे लोगों को बड़ी नोटिस जारी की गई है। प्रशासन का कहना है कि इनमें कई मामले तकनीकी भूल भी हो सकते हैं, जबकि कुछ मामलों में विस्तृत जांच आवश्यक है। इस प्रक्रिया की निष्पक्षता का उदाहरण यह भी बताया गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तक को रिकॉर्ड में त्रुटियां मिलने पर नोटिस जारी किए गए हैं। उत्तराखंड की विशेष स्थिति इसे और महत्वपूर्ण बनाती है। नेपाल और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे इस राज्य में सुरक्षा संबंधी मुद्दों को हमेशा से गंभीरता से देखा जाता है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल जैसे जो जिले हैं, वहां पर वर्षों से तेज आबादी वृद्धि हुई है। औद्योगिक विकास, रोजगार और बाहरी प्रवास को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन डेमोग्राफी को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर चिंता रही है कि आखिर अचानक से यहाँ पर जो हिंदू बहुल इलाके थे वहां पर एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ जाती है, यानी डेमोग्राफिकल चेंज होता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में बदलाव का कारण कई हो सकता है। वैध आंतरिक प्रवास हो सकता है, रोजगार और औद्योगिकीकरण भी हो सकता है, लेकिन इसमें अवैध घुसपैठ से इंकार नहीं किया जा सकता। और इन सब के बीच यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची या सरकारी रिकॉर्ड में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई करना और चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करना दोनों जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी संदर्भ में आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल
में जब इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान एसआईआर कराया गया। बहुत बड़ा उदाहरण है पश्चिम बंगाल इसका कि अक्सर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस इस वजह से सामने आई क्योंकि वहां पर एसआईआर से परेशान वो लोग हुए जिन्होंने अवैध घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना रखा था। सीमावर्ती राज्य होने के कारण वहां लंबे समय से अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और मतदाता सूची की शुद्धता जैसे मुद्दों पर राजनीतिक विवाद हुआ। विभिन्न राजनीतिक दल समय समय पर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि मतदाता सूचियों में अपात्र नाम जोड़े गए या वैध मतदाताओं के नाम हटाए गए। और इन सब के बीच अलग अलग दावे, अलग अलग बयानबाजी, अलग अलग आरोप प्रत्यारोप सभी हमने देखा, लेकिन प्रत्येक मामले का निर्णय जो संबंधित जांच और चुनाव आयोग की प्रक्रिया रही है उसके आधार पर ही हुआ। और इसीलिए ऐसे में उत्तराखंड का एसआईआर अभियान भी इस व्यापक राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है कि सीमावर्ती राज्यों में मतदाता सूची को अधिक प्रामाणिक और किस तरीके से और ज्यादा दुरुस्त किया जाए, ठोस बनाया जाए, अद्यतन किया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। सरकार का कहना है कि एसआईआर का उद्देश्य केवल फर्जी या संदिग्ध प्रविष्टियों की पहचान करना है और प्रत्येक वैध भारतीय नागरिक का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रखना है। वैध, जो घुसपैठिए नहीं है, जिनके पास वैध कागजात हैं, वैध दस्तावेज हैं, जो लीगल हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके अधिकारों को पूर्ण सुरक्षित रखना ये बड़ा उद्देश्य है। निर्वाचन आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि नोटिस जारी होना अंतिम निर्णय नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि फॉर्म 7 के दुरुपयोग की आशंका से वास्तविक मतदाताओं, विशेषकर गरीब और दस्तावेजी रूप से कमजोर वर्गों को परेशानी हो सकती है। लेकिन सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये केवल कानूनी और नियमित सत्यापन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए डोर स्टेप सत्यापन, दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाने और विभिन्न सरकारी पहचान पत्रों को स्वीकार करने जैसी व्यवस्थाएं भी लागू कर दी है। इसे ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी वैध मतदाता केवल तकनीकी कारणों से अपने अधिकार से वंचित ना हो। अंततः उत्तराखंड का एसआईआर अभियान केवल एक राज्य का प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए चुनावी पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक विश्वास की परीक्षा भी बन गया है। लेकिन इन सब के बीच जब हम लोकतांत्रिक विश्वास की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये जानना समझना होगा कि हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, हमारी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर विश्वास, बहाली और उस तंत्र को मजबूत तभी हम कर सकते हैं जब हम अपने लोगों को उनका अधिकार दें। ये नहीं कि जो बाहर से आए हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने घुसपैठ की है, उनको हम एक आधार दें। चाहे उत्तराखंड हो या पश्चिम बंगाल या फिर कोई अन्य सीमावर्ती राज्य हो, मतदाता सूची में केवल पात्र नागरिकों के नाम होना लोकतंत्र की मूल आवश्यकता है। और यह भी उतना आवश्यक है कि किसी भी वैध भारतीय नागरिक का मताधिकार प्रभावित ना हो, फर्जी दस्तावेजों पर कठोर कार्रवाई हो और वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों की समान सुरक्षा। इन दोनों के बीच संतुलन इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी कसौटी होगी और इसी कसौटी पर खरा उतरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग ये कह रहे हैं कि देवभूमि को जिस तरह से विधर्मियों ने, घुसपैठियों ने अपवित्र किया था, जिस तरह से देवभूमि की डेमोग्राफी बदली जा रही थी, एक सुनियोजित प्लान के तहत, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यहाँ घुसपैठियों को बसाया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वोट बैंक थे। लेकिन अब बस सही मायने में देवभूमि की पवित्रता को अगर सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले इन घुसपैठियों पर प्रहार करना होगा और इस प्रहार का सबसे बड़ा वार बन रहा है एसआईआर, यानी फर्जी वोटरों पर प्रशासन का शिकंजा। अब आगे की तस्वीर क्या होती है इस पर नजर रहेगी, लेकिन इतना जरूर है कि एसआईआर अवैध घुसपैठियों पर, उत्तराखंड की देवभूमि उत्तराखंड में जो अवैध घुसपैठ है उस पर, जिन्होंने पूरी तरह से उसकी जो अस्मिता है, जो अस्तित्व है, जिस पर खतरा पैदा कर रखा था, उन अवैध घुसपैठियों पर यह कड़ा प्रहार जरूर करेगा।
जनमत के सफर में अब आगे बढ़ते हैं और अब आम खबर का विश्लेषण नहीं करने वाले, बेहद खास खबर है जो अगली खबर है। उस डिजिटल क्रांति और डिजिटल स्वतंत्रता की बात अब हम करेंगे जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर टेक दिग्गजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। एक दौर था जब विदेशियों ने भारत पर व्यापार के बहाने कब्जा किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और हम 200 सालों तक गुलाम रहे। इसके बाद उसी गुलामी का एक नया और खतरनाक रूप सामने आया। हम आगे बढ़े। डिजिटल, जब हम कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, सिलिकॉन वैली के आकाओं ने यह मान लिया था कि भारत सिर्फ उनके डेटा का खजाना है, एक ऐसा बाजार है जहां वो जो चाहे परोस सकते हैं, जिसे चाहे सेंसर कर सकते हैं और जिस नेता की भी चाहे आवाज बंद कर सकते हैं, दबा सकते हैं। लेकिन आज का भारत बदल चुका है। आज का भारत, जिसका न्यू नॉर्मल ऑपरेशन सिंदूर भी है, आज का भारत दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में किस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, ये आज का भारत है, ये दुनिया देख रही है। आज का भारत 140 करोड़ स्वाभिमानी नागरिकों का सशक्त राष्ट्र है और इसी का परिणाम है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को भारत सरकार और यहां के कड़े कानूनों के सामने नतमस्तक होना पड़ा है। ये पूरा विवाद तब भड़का जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण वीडियो फेसबुक प्लेटफॉर्म से कुछ समय के लिए गायब हो गया था, या यूं कहें कि ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि मेटा और उसके प्रतिनिधियों ने इसे एक तकनीकी गलती या एल्गोरिदम की भूल बताकर पल्ला झाड़ना चाहा, लेकिन सरकार और देश की जनता ने इसे सहजता से नहीं लिया। यहां मुख्य सवाल ये उठता है कि क्या ये वास्तव में एक साधारण तकनीकी गलती थी या कोई सोची समझी साजिश? क्या इनका एल्गोरिदम इतना अंधा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री के आधिकारिक अकाउंट की सामग्री को अचानक ब्लॉक कर देता है? दूसरी तरफ जब भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है, हमारी सेना और संस्कृति के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं, तब यही एल्गोरिदम आंखें मूंद लेता है। जब देश में डीप फेक और एआई का दुरुपयोग करके महिलाओं की गरिमा और राजनेताओं की छवि से खिलवाड़ होता है, तब ये टेक कंपनियां अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का पाठ पढ़ाने लगती हैं। लेकिन जब भारत सरकार सख्त आईटी नियम बनाती है तो इनके पसीने छूट जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग की ये माफी मात्र एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये सिलिकॉन वैली के उस डर का परिणाम है जो भारत के नए और सख्त आईटी नियमों से पैदा हुआ है। इन अरबपतियों को ये अच्छी तरह समझ आ गया है कि भारत उनके लिए केवल एक यूजर बेस नहीं है, बल्कि उनका सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इन सब का सबसे बड़ा यूजर बेस भारत में ही मौजूद है। भारत के करोड़ों युवाओं के डेटा का उपयोग करके ये कंपनियां अरबों खरबों डॉलर का विज्ञापन राजस्व कमाती हैं। यदि भारत सरकार ने चीनी ऐप्स की तर्ज पर इन पर प्रतिबंध का चाबुक चला दिया तो मार्क जुकरबर्ग का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और यही कारण है कि जब भारतीय आईटी मंत्रालय ने तल्ख तेवर दिखाए और समन जारी किया तो अमेरिका में बैठकर नियम तय करने वाले जुकरबर्ग को झुकना ही पड़ा। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज का डिजिटल भारत रूल मेकर बन चुका है, न कि रूल टेकर। डिजिटल लोकतंत्र और जवाबदेही के गंभीर सवाल, इस पूरी घटना ने कुछ ऐसे गहरे सवाल खड़े किए हैं जिन पर गंभीर चर्चा होना आवश्यक है। सवाल कई हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है सुरक्षा और पारदर्शिता का। क्या देश के सर्वोच्च पद पर बैठे नेतृत्व की सामग्री सुरक्षित रखने के लिए प्लेटफॉर्म्स के पास फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है? अगर प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए आम नागरिकों और छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ क्या स्थिति होती होगी। इसके अलावा दूसरा सवाल पक्षपातपूर्ण नीतियों से जुड़ा हुआ है। जब भारत में राजनीतिक प्रदर्शन तुरंत ट्रेंड करने लगते हैं तो वहीं नापाक पाकिस्तान में और खासतौर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओजे में आम जनता के बुनियादी अधिकारों और संघर्षों की खबरें सोशल मीडिया एल्गोरिदम द्वारा क्यों दबा दी जाती हैं? क्या यह कंटेंट मॉडरेशन नीतियों का जानबूझकर लिया गया फैसला है?
आज मेटा, गूगल और एक्स जैसी कंपनियां केवल तकनीकी संस्थान नहीं रही बल्कि सूचना के नए राजा बन चुके हैं। इनके एल्गोरिदम तय करते हैं कि समाज में कौन सी आवाज गूंजेगी और किसे दबाया जाएगा। भारत सरकार और संसदीय समितियों का कड़ा रुख इसमें देखने को मिला है और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत सरकार, न्यायपालिका और संसदीय समितियों का रुख बेहद सख्त हुआ है। लिखित माफी की मांग इसीलिए की गई। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि केवल कंपनियों की सामान्य माफी से काम नहीं चलेगा। ये केवल माफी काफी नहीं है, सॉरी कह देना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए बाकायदा शीर्ष स्तर पर भी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय होनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए। सेफ हार्बर का खतरा भी मंडरा रहा है। यानी यदि मेटा नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करती तो भारत सरकार उन्हें मिलने वाला कानूनी सुरक्षा कवच वापस ले सकती है, जिससे आपत्तिजनक कंटेंट के लिए सीधे कंपनी जिम्मेदार होगी। एफआईआर और कानूनी कार्रवाई के रास्ते भी खुले हुए हैं। साइबर क्राइम पुलिस द्वारा मेटा इंडिया के प्रमुख और अन्य यूजर्स के खिलाफ डीप फेक वीडियो प्रसारित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। वीआईपी और विशिष्ट खातों के लिए नए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। सरकार के दबाव के बाद मेटा को अब विशिष्ट खातों पर किसी भी मॉडरेशन कार्रवाई से पहले वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मैनुअल रिव्यू करना अनिवार्य किया गया है। इस संकट का दीर्घकालिक समाधान किसी टकराव में नहीं बल्कि हमारी अपनी मजबूत प्रणालियों में छिपा है। एक आत्मनिर्भर लोकतंत्र की असली ताकत उसकी स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और तकनीकी इनोवेशन में निहित है। जब हमारे पास अपने मजबूत विकल्प होंगे तब बाहरी एल्गोरिदम की मनमानी हमारे राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित नहीं कर सकेगी। डिजिटल युग का असली लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है जब नियंत्रण जनता और देश के संविधान के हाथों में हो, न कि सिलिकॉन वैली के बंद कमरों में बैठे सर्वर रूम्स के पास। देश की संप्रभुता और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, न कोई टेक कंपनी और न ही कोई विदेशी अरबपति। भारत अब किसी का डिजिटल गुलाम नहीं बनेगा और जो देश के कानून का सम्मान नहीं करेगा उसे यहां व्यापार करने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। तो एक बात तो तय है कि आज का भारत अपनी शर्तों पर चलता है। अगर आपने भारत को हल्के में लेने की कोशिश की, अगर आपने भारत के साथ खिलवाड़ किया, तो यही भारत आपको याद दिला देगा कि भारत से पंगा लेना कितना मुश्किलों भरा हो सकता है। ये नया भारत है और नए भारत में अपने लिए, भारत के लोगों के हितों के लिए, भारत के अंदर भारत की परिस्थितियों को देखते हुए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी कदम महत्वपूर्ण होंगे भारत वो उठाएगा। और इसीलिए अगली खबर भी भारत की इसी नई ताकत से जुड़ी हुई है। एक ऐसी सुलगती हुई खबर जिसने बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं। चीन आज अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है, क्योंकि लद्दाख की बर्फीली सरहद पर भारत ने एक ऐसा कड़ा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें चीन की हर चाल नाकाम हुई है। पीएलए के जनरल शी जिनपिंग और उनके सामरिक सलाहकार इस बात से पूरी तरह बौखलाए हुए हैं कि तिब्बत के पठार पर उनकी लंबी और हाफती हुई सप्लाई लाइनों के ठीक सामने भारत ने एलएसी के नाक के नीचे अपनी अजेय और अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, -40 डिग्री सेल्सियस का वो खौफनाक तापमान, जहां हवा में सांस लेना भी किसी लोहे को चने चबाने जैसा होता हो, जमीन पर कई कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी हो और चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि आपकी अपनी धड़कनें भी आपको गूंजती हुई सुनाई दे। इस ठंड में, हाड़ कपाने वाली ठंड में, जहां पानी पलक झपकते ही ठोस बर्फ बन जाता है, वहां एक सैनिक के लिए जिंदा रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। और अब सोचिए कि उसी बर्फीली जो स्थिति है, बर्फ से भरी चादरों के बीच में, चीन की सीमा से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ड्रैगन की हर हरकत पर पैनी नजर रखने के लिए भारत ने एक ऐसा अत्याधुनिक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स बेस तैयार कर दिया है जिसने बीजिंग की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा दी है। आज के इस विश्लेषण में
हम आंकड़ों और पुख्ता तथ्यों के साथ आपके सामने ये रखने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत ने लद्दाख की इन दुर्गम पहाड़ियों पर इतिहास रच दिया है। तो जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। तथ्य ये कहते हैं कि 1962 के युद्ध के दौरान हमारे पास ना तो सड़कें थी, ना कोर्ट थे और ना ही गोला बारूद पहुंचाने का कोई साधन था। हमारे वीर जवान को तब हथियारों की कमी और रसद के अभाव में भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। जोजिला और मनाली ले जैसे रास्ते सर्दियों में बर्फ से ऐसे पैक हो जाते थे कि महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से लद्दाख का संपर्क कट जाता था। लेकिन आज का भारत यानी 2026 का भारत वो भारत नहीं है। आज का भारत नया भारत है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय सेना के अदम्य साहस ने मिलकर लद्दाख की उसी भौगोलिक लाचारी को भारत की सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर तैयार हो रहे इस नए लॉजिस्टिक हब और मुध न्योमा जैसे फॉरवर्ड एयरफील्ड्स ने यह दिखा दिया है कि अब मौसम हमारे जवानों को नहीं रोक सकता, बल्कि मौसम को हमारे हिसाब से चलना होगा। -42 डिग्री वाला मैजिक फ्यूल। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी कड़ाके की ठंड में टैंकों, तोपखाने और भारी सैन्य वाहनों के इंजन कैसे चालू रहेंगे, कैसे ये जारी रहेंगे, क्योंकि वहां तो इस टेम्परेचर में पानी की एक बूंद उछाली और वो बर्फ बन जाती है, तो फिर ये इंजन कैसे काम करेंगे, क्योंकि फ्यूल जम जाएंगे। लेकिन इसका जवाब भी भारत के वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है। भारत के वैज्ञानिकों और सेना ने ऐसा कमाल किया है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब विशेष स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल और ल्यूब्रिकेंट्स को अपना लिया गया है, जो -42 डिग्री टेम्परेचर में भी जमते नहीं हैं। टैंक एक किक में स्टार्ट होते हैं और दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 365 दिन 24 घंटे अटूट सप्लाई चेन ये भी देखने को मिलेगी। पहले सर्दियों में राशन और हथियारों का स्टॉक कम हो जाता था, लेकिन अब इस नए बेस पर तापमान नियंत्रित यानी टेम्परेचर कंट्रोल्ड विशाल अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वेयर हाउस बनाए गए हैं, जहां पर हफ्तों नहीं बल्कि महीनों का राशन, हथियार और मेडिकल सप्लाई पहले से ही डंप रहती है। यानी सर्दियों में भी रसद की एक सुई तक की कमी नहीं होने वाली। डेप्सांग और डेमचौक जैसे संवेदनशील इलाकों में पहले सैनिकों की शिफ्टिंग में हफ्तों लग जाते थे। अब इस नए लॉजिस्टिक बेस के आने से बख्तरबंद गाड़ियां और अतिरिक्त बल कुछ ही मिनटों में फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात हो सकते हैं। चीनी सेना तिब्बत के पठार पर अपनी लंबी और कठिन सप्लाई लाइनों से परेशान घूमती है, जबकि भारत ने सीमा के ठीक नाक के नीचे अपनी फुल प्रूफ व्यवस्था खड़ी करती है। और ये ताकत किसकी है? ये ताकत है मेक इन इंडिया की। मेक इन इंडिया की यह अजय ताकत है, जहां सिर्फ कंक्रीट और स्टील की इमारत ही नहीं बनी, बल्कि ये उस आत्मनिर्भर भारत की ताकत बन गई जिसके तहत आज भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी विदेशी का मोहताज नहीं है। इस बेस में इस्तेमाल होने वाली हर एक तकनीक, हर एक इंजीनियरिंग मार्वल और सुरक्षा उपकरण स्वदेशी है, यानी मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी तस्वीर है। जब अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात की हैरानी जताते हैं कि भारत ने हिमालय की इन विशाल और इन बर्फीली दीवारों के बीच इतना बड़ा लॉजिस्टिक जाल बिछा दिया है, तो कैसे? और इस कैसे का जवाब यह है कि दुनिया को अब समझ में आना चाहिए कि आज का भारत रूल मेकर है। ये नया मिलिट्री बेस इस बात की सबसे बड़ी गारंटी है कि देश की संप्रभुता और हमारे सैनिकों के सम्मान से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। ड्रैगन चाहे जितनी साजिशें रच ले, पेंगोंग के पानी उबाल ले या एहलिसी पर आंखें तरेड़ ले, जब तक हमारे ये वीर जवान इस अभेद्य दीवार के पीछे मुस्तैद है, तब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखने की हिमाकत भी नहीं कर सकता। ये हमारी भारत की ताकत है, ये हमारे नए भारत की पहचान है, ये हमारे नए भारत का जज्बा और उसकी हिम्मत है। एक तरफ तो दिल्ली के एसी कमरों में राहुल गांधी युवाओं के अधिकारों, संविधान और रोजगार पर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक वायरल गर्ल के साथ सामने आते हैं और सरकार पर छात्र विरोधी, युवा विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं के सत्तारूढ़ गठबंधन
यानी जेएमएम कांग्रेस के शासन वाले झारखंड की राजधानी रांची में युवा अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाते हैं। 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल भर्ती में हुए ऐतिहासिक पेपर लीक और धांधली ने राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर युवा न्याय का ढिंढोरा पीटने वाले राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस दमन पर पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं। हम लगातार इस खबर को आपके बीच रख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब छात्र प्रेम की बात आती है तो विपक्ष इतना चयनात्मक क्यों हो जाता है। छात्र अधिकारों की बात करने वाले राहुल गांधी जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचते हैं, सड़क पर लोटपोट करते हुए नजर आते हैं, उन्हें इन छात्रों का दर्द क्यों नहीं नजर आता है। ये वो छात्र हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि अनियमितताएं हुई हैं परीक्षाओं में और इन अनियमितताओं के लिए जांच जरूरी है। उन्हें नहीं भरोसा है सीआईडी जांच पर, उन्हें नहीं भरोसा है राज्य की एजेंसियों पर, उन्हें भरोसा सीबीआई जांच पर है। तो फिर सीबीआई जांच से डर काहेगा। और इससे भी ऊपर उठकर ये वो छात्र हैं जो लगातार 25 जुलाई से आंदोलनरत हैं। ये वो छात्र हैं जिन्होंने किसी भी तरीके की अशिष्टता नहीं की है। इन्होंने ना तो प्रधानमंत्री को गालियां दी हैं, इन्होंने ना तो किसी तरीके की गुंडागर्दी या अराजकता दिखाई है, इन्होंने ना तो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की है और ना ही इन्होंने ऐसी किसी अभद्र या अपशब्द व्यवहार को सामने रखा है जिससे नजरें झुक जाए। ये वो छात्र हैं जो शिष्टता के साथ एक मांग कर रहे हैं। मांग ये कि उन्हें न्याय मिले। इन्हें खाने के लिए दुनिया भर से बर्गर और पिज्जा नहीं आते, बर्गर पिज्जा पार्टी नहीं होती। इन्हें तो सत्तू के लड्डू खाकर अपने आंदोलन को जारी रखना है। सूखी दाल चावल खाते हैं, मंदिर से जो भंडारा आता है वो खाते हैं, लेकिन इनकी मांग एक है। इनके लिए कोई बड़े बड़े शामियाना नहीं है। बारिश के नीचे भीगते हुए एक छोटे से त्रिपाल के नीचे भी ये अपनी मांग पर है, लेकिन शिष्टता के साथ। कोई आक्रोश नहीं, कोई अराजकता नहीं, शिष्ट व्यवहार के साथ अपनी मांगे कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही, क्योंकि यहां पर सरकार इंडी गठबंधन की है, यानी जेएमएम और कांग्रेस की है। अब कहानी में एक और कहानी जोड़ देते हैं। एक छात्रा को पीजीटी परीक्षा में 300 में से 299.175 अंक हासिल करने के बावजूद उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। 300 में से 299 से अधिक अंक मिलने के बावजूद भी चयन ना होना यह प्रमाणित करता है कि परीक्षा माफिया और ब्लैक लिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल के साथ मिलकर धांधली किस हद तक की गई। राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर बेरोजगारी पर राजनीति करते हैं, मगर उनकी गठबंधन सरकार में दिन रात मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के सपनों की बोली लगाई जा रही है। रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में मूसलाधार बारिश, आंधी और प्रशासनिक पाबंदियों के बीच हजारों छात्र डटे हुए हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। हालांकि कल उन्होंने सोनम वांगचुक से बात की और ये निर्जला पानी भी नहीं पी रहे थे। तो सोनम वांगचुक से उनकी बातचीत हुई फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उसके बाद उन्होंने पानी की घूंट जरूर पिया, क्योंकि अब उनका शरीर गिरता जा रहा है। गिरती शारीरिक स्थिति के बावजूद उनका हौसला बुलंद है। अभी भी ये प्रोटेस्ट जारी है और इस प्रोटेस्ट को जारी करते हुए स्पष्ट कह दिया गया है कि जब तक हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा नहीं दे देते तब तक उनका ये अनशन जारी रहेगा। छात्रों के इस प्रचंड दबाव के आगे झुकते हुए जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते को इस्तीफा देना पड़ा है और सीआईडी की छापेमारी जारी है। लेकिन विवादित टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित जेएसएससी, सीजीएल और 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स समेत सभी प्रभावित परीक्षाएं तुरंत रद्द नहीं की गई हैं। छात्र बार बार अपनी मांग को दोहरा रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि आज एक टीम जरूर गठित कर दी गई है, 8 सदस्य उसमें शामिल है जो वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये छात्र कह रहे हैं कि बात तो मुख्यमंत्री से ही होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाबदेही तय करनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इनके न्याय को समझना ही होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीडीपीएल, वो एजेंसी जिसे ब्लैकलिस्ट किया गया था,
उसी एजेंसी द्वारा आयोजित जेएसएससी, सीजीएल और 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स समेत सभी प्रभावित परीक्षाएं तुरंत रद्द हो, ये मांग है इन छात्रों की। राज्य एजेंसियों की रीपापोती के बजाय पूरे भर्ती घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी जाए। नियम सुधार और 5वां विकल्प क्या कहा गया है? कहा गया है कि ओएमआर शीट में धांधली रोकने के लिए नॉट अटेम्प्टेड यानी 5वां विकल्प, इसे भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। छात्र संगठनों और आईसा ने स्पष्ट कर दिया है कि खोखले आश्वासन से यह आंदोलन दमने वाला नहीं है। झारखंड विधानसभा का घेराव करने तक की घोषणा कर दी गई है, जिससे हेमंत सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रतिनिधिमंडल जो बनाया गया है, जो सीएम हेमंत सोरेन से अपनी बात रखेगा, 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें जैसे मैंने कहा कि 8 लोग जो हैं वो खासतौर से 8 छात्र हैं, 2 पत्रकार हैं और 1 वकील को शामिल किया गया है, जो मीडिया की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के साथ खुली चर्चा करें। ये मांग भी इन स्टूडेंट्स की तरफ से रखी जा रही है, ताकि सरकार कोई खेल ना खेल सके। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो इन छात्रों को अगर अपने न्याय के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ रही है, तो उनकी आवाज से आवाज मिलाने वाली वो विपक्षी पार्टियां जिनकी सरकार यहां पर है, यानी कांग्रेस अगर जेएमएम के साथ सरकार में है, तो यहां पर सहूलियत की राजनीति क्यों हो रही है? क्यों चयनात्मक राजनीति हो रही है? क्यों छात्र प्रेम में भी चयनात्मक राजनीति की तस्वीर रखी जा रही है? अगर राहुल गांधी छात्रों की बात करते हैं तो देश के सभी छात्र उनके लिए समान होने चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी युवाओं के हक की बात करती है तो देश के सभी युवाओं के हक की बात बराबरी से होनी चाहिए। और यही वजह है कि सवाल पूछा जा रहा है कि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन कर रहे थे तो वहां आपकी राजनीति फिट बैठ रही थी, इसलिए आप वहां उनके साथ खड़े रहे। लेकिन यहां पर क्योंकि आपकी खुद की सरकार कटघरे में है, इसलिए मौन धारणा है। ये दोयम चरित्र, ये दोहरा चरित्र ही विपक्ष को एक्सपोज कर रहा है। और यही वजह है कि ये छात्र लगातार ये अपील कर रहे हैं, ये आंदोलन में ये मांग कर रहे हैं कि न्याय तभी पूरा होगा जब मुख्यमंत्री के साथ संवाद सामने आएगा और इस संवाद में समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। हम भी इंतजार करेंगे कि आखिर कब राहुल गांधी, जो छात्रों के हक की आवाज उठाते हैं, झारखंड पहुंचकर भी इन छात्रों की आवाज से आवाज मिलाते हुए नजर आए। इधर पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से सटे भारत नेपाल सीमा पर स्थित सुस्ता क्षेत्र में एक बार फिर तनाव गहरा गया है। एसएसबी और नेपाली ग्रामीणों के बीच हुए विवाद के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामला 2 अगस्त का है, जब एसएसबी के जवान सीमा पर नियमित गश्ती कर रहे थे और इसी दौरान टीम ने देखा कि नेपाल के सुस्ता गांव के करीब 150 से 200 ग्रामीण भारतीय सीमा की ओर मिट्टी का बांध बना रहे हैं। जवानों ने जब इस अवैध निर्माण का विरोध किया और नेपाल के एपीएफ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो स्थिति बिगड़ गई। आरोप है कि नेपाली ग्रामीणों की भीड़ लाठी डंडों और पत्थरों के साथ आक्रामक हो गई। भीड़ ने सीमा लांघकर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की और जवानों पर पथराव किया। गौर करने वाली बात तो यह है कि महज 3 दिन पहले ही 31 जुलाई को हुई संयुक्त बैठक में दोनों देशों ने सहमति जताई थी कि अंतिम फैसला होने तक सीमा पर यथा स्थिति बनी रहेगी। घटना के बाद एसएसबी की शिकायत पर वाल्मीकि नगर थाने में 150 से 200 अज्ञात नेपाली नागरिकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से बिजबेहरा हादसे में घायल हुए अमरनाथ यात्रियों से मिलने आज खुद अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल पहुंचते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के एसोसिएटेड हॉस्पिटल का दौरा किया और श्रद्धालुओं की सेहत का जायजा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने हादसों में घायल चारों यात्रियों से बातचीत की। उन्होंने उनके स्वास्थ्य ठीक होने की स्थिति और उन्हें दी जा रही चिकित्सीय सुविधा की भी जानकारी ली। डीसी ने मौके पर मौजूद डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को स्पष्ट निर्देश दिए कि घायलों के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए और उन्हें सर्वोत्तम संभव देखभाल दी जाए।
प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए डीसी ने श्रद्धालुओं के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की और जिला प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और चलिए इसी के साथ जनमत के आज के सफर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।